पूरे देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। चौथी बार एक बार फिर से 4 लाख से ज्यादा कोरोना के नए संक्रमित मामले सामने आए हैं, जबकि मौत की अगर हम बात करें तो पहली बार 4000 से ज्यादा लोगों की मौत बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से हुई है। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन का या फिर यूं कहें कि सख्तियों का जो असर दिखने लगा है, उनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में जब से लॉकडाउन लगाया गया है, सख्ती बढ़ाई गई है, उसके बाद से जो लगातार जो संक्रमण के आंकड़े 30,000 से ज्यादा आ रहे थे, उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। एक हफ्ते के दौरान 56,000 से ज्यादा जो संख्या थी वो कम हुई है, लेकिन इसके साथ ही मरने वालों का जो सिलसिला है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो 28,076 नए कोरोना के मरीज सामने आए, जबकि 376 लोगों की जान चली गई। लेकिन इन सब के बावजूद जो लगातार संक्रमण की दर जिस तरीके से बढ़ रही है और जिस तरह के आंकड़े योगी सरकार सामने दिखा रही है, तो उनको लेकर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की जो हालत है वो बहुत गंभीर नजर आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ना तो उनका वैक्सीनेशन हो रहा है और ना ही उनकी टेस्टिंग हो रही है। गांव में और चौथा आदमी जो है वो बुखार से पीड़ित है, उसको जुकाम हो रहा है और इसी तरह की अन्य बीमारियों से ग्रसित है। गाँव में जो CHC बने हुए थे वो सब लोग बंद करके बैठे हैं और साथ में आरोप ये भी है ग्रामीण क्षेत्रों का कि जब वो लोग सिविल अस्पताल का रुख करने के लिए वहां पहुंचते हैं तो वहां पर उनका ना तो टेस्टिंग होती है और ना ही उन्हें उस पूरे मामले को लेकर जब उनको बुखार होता है तो दवाई दी जाती है। इस तरह की तस्वीर सिर्फ 1 या 2 मंडल से सामने नहीं आ रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों से इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। अमेठी जिले की अगर हम बात करें तो वहाँ के एक गांव के अंदर एक हफ्ते के दौरान 40 लोगों की जान चली गई, जबकि और भी अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में कॉल करते हैं, बात करते हैं, तो तमाम लोगों का यही दावा होता है कि हर रोज एक शख्स की जान जा रही है। लेकिन इन ग्रामीण क्षेत्रों में बिगड़ते हालात को लेकर योगी सरकार कब तक कदम उठाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट बलविंदर सिंह के साथ मोहित चौधरी, ANV न्यूज। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर सीधे हमले बोला है। तो यहाँ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को ट्वीट के जरिए हमला बोला है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा ट्वीट के जरिए कि #GST का इस्तेमाल किया गया और जनता के प्राण जाए लेकिन PM मोदी की टैक्स वसूली ना जाए। तो ये बात उन्होंने ट्वीट के जरिए कही है। सरकार ने विदेशों से आने वाली कोरोना वैक्सीन पर तो GST हटा दिया, लेकिन देश के अंदर ही वैक्सीन की खरीद पर अब भी GST लिया जा रहा है और केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना की वैक्सीन पर 5% GST लिया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड की एक डोज राज्यों को 300 रुपए और भारत बायोटेक कोवैक्सीन को एक डोज 400 रुपए में दे रही है और इसके ऊपर से 5% GST अलग से लग रहा है। और इसके बाद राज्यों को कोविशील्ड की एक डोज 315 रुपए और कोवैक्सीन की एक डोज 420 रुपए में मिल रही है। तो यहाँ साफ तौर पर राहुल गांधी ने PM मोदी को बोला कि जनता के प्राण जाए लेकिन PM मोदी की GST यानी कि वैक्सीन पर लूट ना जाए। कैमरामैन बलविंदर के साथ साधना बत्रा, ANV। बसपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। एक ट्वीट करते हुए उन्होंने बोला है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ हाथ जोड़कर लोगों को पलायन ना करने की अपील कर रहे हैं। पहले भी जब कोरोना काल आया था उस टाइम भी अरविंद केजरीवाल का यही नाटक था, लेकिन अब फिलहाल दोबारा भी यही स्थिति नजर आ रही है। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा है, अगर केजरीवाल पहले से जनता में विश्वास बना लेते तो शायद लोग पलायन नहीं करते। मायावती ने केंद्र सरकार से भी आग्रह किया है जो मजबूर और बेसहारा लोग हैं उनको आर्थिक मदद दी जाए और फ्री में वैक्सीनेशन भी किया जाए। पंजाब, हरियाणा और अब पंजाब के लुधियाना से भी लोगों के पलायन करते की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब ऐसे में मायावती ने दलित वर्ग को लेकर और मजबूर वर्ग को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने बोला है कि इन लोगों को आर्थिक स्थिति मजबूत की जाए और फ्री में वैक्सीनेशन भी किया जाना चाहिए। साथ ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों व आदिवासी समाज के लोगों को फ्री में वैक्सीन दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ ऐसे समय में इनकी आर्थिक मदद भी जरूरी की जानी चाहिए। BSP केंद्र व सभी राज्य सरकारों से पुनः यह मांग करती है। तो ये मायावती ने ट्वीट करते हुए केजरीवाल और केंद्र सरकार से मांग की है। कोरोना की दूसरी लहर में उद्योग धंधे बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। जो मजदूर दोबारा काम पर लौटे हैं वो भी डरे और सहमे हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी राज्य सरकारें मजदूरों की पलायन की स्थिति को लेकर क्या कुछ कदम उठा पाती हैं, या फिर मजदूरों में ये डर का माहौल लगातार बना रहेगा। एक राज्य से दूसरे राज्य मजदूर लगातार पलायन करते रहेंगे। ऐसी तस्वीरें राज्य के हर जगह से देखी जा सकती हैं।
मैं कैमरामैन बलविंदर सिंह के साथ पुष्पेंद्र चौधरी, ANV न्यूज, सरहिंद। प्रदेश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था भले ही कमजोर पड़ जाए, लेकिन जहां तक कोरोना मामलों की संख्या की बात है, उन पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। डॉक्टरों का मानना है कि लॉकडाउन का असर कम से कम 1 हफ्ते के बाद दिखाई देता है। जो वैक्सीन है, 2 तरह की वैक्सीन जो आती है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो मोस्टली हमें जो है कोविशील्ड वैक्सीन मिल रही है और अभी भी जैसे आज हमें एलोकेशन हुई है 15,000 वैक्सीन डोजेस आ रही है, वो आज शाम तक हमारे पास पहुँच जाएगी। बीच में कमी रही है, लेकिन जैसे हमने कल बात की थी डायरेक्टरेट लेवल पे, उन्होंने कहा कि हम टाइमली देते रहेंगे वैक्सीन। तो अभी जैसे 15,000 वैक्सीन आ जाएगी तो हमारे सफिशिएंट काम चलता रहेगा। कोवैक्सीन जो है उसकी सप्लाई कम है और वो सिर्फ जो सेकेंड डोज वाले केसेस हैं, जिनको पहली डोज मिल चुकी है, उनके लिए वो सप्लाई उपलब्ध है। तो डॉक्टर साहब, ऑक्सीजन की जिले के अंदर अगर बात करें, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है इस वक्त? ऑक्सीजन जो है हमारा काम जस्ट पूरा चल रहा है। पूरी जो 4 टन के लगभग जो वैक्सीन चाहिए, सॉरी ऑक्सीजन चाहिए, वो पूरी नहीं आ पा रही है, इसलिए जो ना थोड़ा कंट्रोल्ड वे में मैनेज किया जाए। तो इसमें ये कि जो केसेस जो पॉजिटिव पाए गए हैं, तो RT-PCR पे या रैपिड एंटीजन टेस्ट पे पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको हम ये सलाह देते हैं कि अगर उनकी ऑक्सीजन 92-93% से ऊपर है तो वो अपना होम आइसोलेशन पे रहें और अपने आप को वहीं पे ट्रीटमेंट के लिए घर पे रहते हैं। जिनका 92-93% से डाउन होती है ऑक्सीजन, तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और पैनिक ही ना करें, एकदम से घबराएं नहीं, क्योंकि 92-93 हो सकता है फ्लक्चुएट हो रही हो, पर वो ठीक भी हो जाते हैं। उनको कुछ प्रिकॉशंस लेनी होती हैं। 90 से नीचे जाते हैं तब ये सोचने की ज़रूरत है कि उसको किसी हॉस्पिटल में जाकर अपना ट्रीटमेंट कराएं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कमेटी गठित की गई है, जिसमें डॉक्टर भी है और उधर के भी ऑफिसर्स हैं, जो ये एनालाइज कर रहे हैं कि किन पेशेंट्स को एडमिट करना है, किन को नहीं करना है। एडमिशन कुरुक्षेत्र जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोरोना के मरीजों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसी के लिए निगरानी कमेटी का भी गठन किया गया और साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर 1950 भी जारी किया गया है, जहां पर ऑक्सीजन तथा बेड की व्यवस्था के बारे में जानकारी मरीज ले सकते हैं। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जिले में लोगों के अंदर काफी जागरूकता देखने में आ रही है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। इसको लेकर स्टॉक की जरूर कमी आई थी, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा उस कमी को भी लगातार पूरा किया जा रहा है। सरकार तथा मीडिया के द्वारा आप सभी को जागरूक किया जा रहा है कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोविड-19 के नियमों की पालना करें। और हम भी ANV न्यूज चैनल के माध्यम से आपसे अपील करना चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। कुरुक्षेत्र से ANV न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह गिल की रिपोर्ट। दिल्ली के अंदर लगातार ऑक्सीजन को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें आती रही हैं और दिल्ली सरकार निरंतर केंद्र सरकार के ऊपर डाल रही थी और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की आपूर्ति करती नजर आ रही थी। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार का कहना था कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, मगर वहीं MCD के विभाग के जो मुखिया है यानी कि मेयर जो है वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है और उसी को कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो कालाबाजारी की जा रही है। दिल्ली में अगर काम की बात करें तो जमीन पे दिल्ली सरकार का जो रोल है वो 0 है। दिल्ली में ऑक्सीजन पे कालाबाजारी हो रही है, रेमडेसिविर पे इंजेक्शन पे कालाबाजारी हो रही है, लोग ट्राई कर रहे हैं। एक तरफ नगर निगम ने पिछले 25 दिन में 3 अस्पताल बना दिए, 500 बेड उपलब्ध करा दिए, दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने 1500 से ज्यादा बेड घटा दिए। हमारे निगमों के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है और दिल्ली सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटल ऑक्सीजन चिल्ला रहे हैं। इसका अर्थ है कि दिल्ली सरकार जो कोविड पे ठीक प्रकार से काम ना कर सकी, वो अपनी फेस सेविंग के लिए जान के ऐसी बातें कर रही है।
मगर जिस तरीके से आज अनन्या फाउंडेशन ने एमसीडी के मेयर को एक बस दी है, जिसने एमसीडी के द्वारा उस बस को चलाया जाएगा दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के हर इलाके के अंदर जाएगी वो बस, और लगातार ये कोशिश की जाएगी जो लोग होम क्वारंटाइन के अंदर है, जो अपने घरों में कोरोना का इलाज कर रहे हैं, उनको अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो इस बस के माध्यम से अंदर बैठकर ऑक्सीजन उपलब्ध कर सकते हैं। मगर यानी कि सीधे सीधे कहे तो ऑक्सीजन की पूर्ति की जाएगी और लगातार मरीजों को ऑक्सीजन दी जाएगी, मगर इस बस के माध्यम से साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। मगर जिस तरीके से अनन्या फाउंडेशन ने बस दी है, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो एमसीडी है उसको मजबूत किया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को राहत देने की कोशिश कर रही है। मगर पिछले कुछ दिनों के अंदर ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल देखने को मिली थी और लगातार अभी भी इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है अस्पतालों के अंदर। मगर देखना होगा कि ये ऑक्सीजन की कमी हो रही है रियल में या फिर कालाबाजारी की जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो इमरान हुसैन है उनके ऊपर भी आरोप लग चुका है कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी थी तो वो गैस कहां से मंगाकर जनता को दे रहे थे। अब देखना होगा क्या कालाबाजारी है या फिर आरोप प्रति आरोप का दौर चल रहा है। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनपी न्यूज, दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बीसीसीआई द्वारा चयनित इंदौर का तेज गेंदबाज अब जल्द इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलेगा। जी हां, हम आपको बता दें, इंदौर में जन्मे आवेश खान अब जल्द भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अपने इंग्लैंड दौरे पर खेलते हुए नजर आएंगे। तो वो ये कि एक अपॉर्चुनिटी है मेरे पास कि अपने टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने की और खेलने की, और बस यही कोशिश करूँगा कि अपना वहाँ जाके अपना 100% दूँ। और यही है कि बहुत लंबा टूर है, 4 महीने का टूर है, और वहाँ मेहनत करूँ और अच्छा करने की कोशिश करूँ। अभी आईपीएल में जो है अच्छा कर पाएँ आप, इसको लेकर क्या करेंगे? नहीं, वो ये कि अब देखिए कि ये तो लास्ट 2 साल से मुझे इतना चांस नहीं मिला था, एक मैच ही खेलने को मिला। इस साल मैं पहले मैच से खेला और उसमें अच्छा किया। मैंने फर्स्ट मैच में महेंद्र सिंह धोनी को आउट किया, फाफ डुप्लेसी को आउट किया, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्टअप हुआ। और उसके बाद जितने भी मैचेस खेले उसमें सभी में मैंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। तो वही था कि मुझे इस साल काफ़ी अपनी कॉन्फिडेंस आया T20 मैचेस खेलने में और आईपीएल खेलने में। और यही है कि मैं परफॉर्मेंस कर रहा था तो टीम भी जीती थी, और वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि टीम जीती है तो और ज़्यादा खुशी होती है जब अपना परफॉर्मेंस होता है। तो बस यही कोशिश करूँगा कि जो बॉलिंग रिदम अभी जो मैं है मेरा, उसी को मैं कंटिन्यू करूँगा। आप एक समय था आप डांटती थी और आज ये इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल हो गए। यही सोचती हूँ कि वो डांटने और पीटने का ही नतीजा है कि वो इस मुकाम तक पहुँचा। माफी का कार्ड भी मुझे दुआ। जी बिल्कुल। अब क्या दुआ करेंगे आप किस तरह से? बस ये है कि इंडिया के लिए क्या कहेंगे? कभी जब क्रिकेट खेलता था और बचपन में, फिर तब क्या था, तब क्या सोचते और अब क्या सोचते देखना? नहीं, जैसे क्रिकेट खेलना चालू करा तो वैसे तो जैसा इसने करा वैसे लाखों करोड़ों बच्चे करते हैं। मगर हाँ, जब अमय खुरासिया जी की एकेडमी में जब हुआ उसके बाद से उनकी मेहनत। इंदौर में जन्मे आवेश खान की अगर बात करें तो आवेश खान ने इसके पहले भी आईपीएल में अपनी तेज गेंदबाजी का कमाल दिखाते हुए 2 भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तानों को भी क्लीन बोल्ड कर चुके हैं। हम आवेश खान की बात करें तो आवेश खान ने आईपीएल में जहां 8 क्रिकेट खेले हैं तो वहीं 12 विकेट भी ले चुके हैं, और इन्हीं विकेटों में से भारतीय क्रिकेट के 2 बल्लेबाज और कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली का भी सम्मिलित है, जिन्हें उन्होंने बोल्ड करके भारत में अपना नाम परचम फहराया था। और आज उनको बीसीसीआई की 20 सदस्यीय टीम ने उन्हें अपने इंग्लैंड दौरे के लिए 5 टेस्ट मैच सीरीज के लिए उनका नाम चयनित किया है। आवेश खान अब जल्द ही इंग्लैंड दौरे पर नजर आएंगे और टीवी पर दिखेंगे, पूरे भारत का नाम रोशन करेंगे, जो कि एक इंदौर और पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। हालांकि आवेश खान ने अपने इस सिलेक्शन पर और अपनी इस कामयाबी का श्रेय इंदौर के क्रिकेट के ही टीम के एसोसिएशन के कुछ लोगों को दिया है। साथ ही उन्होंने अमय खुरासिया जी को भी इसका पूरा श्रेय दिया है और अपने माता पिता को भी श्रेय देते हुए उन्होंने भारत का नाम रोशन करने की बात भी कही है। इंदौर मध्य प्रदेश के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी की रिपोर्ट।
हराना है, कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। कोरोना मरीजों के लिए जरूरी दवाओं और ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी और जरूरी दवाओं के आवंटन के लिए गठित की गई है। नेशनल टास्क फोर्स देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई का आकलन और वितरण को लेकर सिफारिश करेगी। टास्क फोर्स में 12 सदस्य हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टास्क फोर्स अभी और भविष्य के लिए पारदर्शी तथा पेशेवर आधार पे महामारी की चुनौतियों का सामना करने के लिए इनपुट और रणनीति प्रदान करेगी। वैज्ञानिक, तर्कसंगत और न्याय संगत आधार पे राज्यों को ऑक्सीजन के लिए कार्य प्रणाली तैयार करेगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये टास्क फोर्स परामर्श और सूचना के लिए केंद्र सरकार के मानव संसाधन विभाग से सलाह और मशवरा के लिए स्वतंत्र होगा। ये फोर्स काम करने के लिए अपने तौर तरीके और प्रक्रिया तैयार करने के लिए भी स्वतंत्र होगी। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इस टास्क फोर्स में जो 12 सदस्यों का नाम ऐलान किया है, उसमें कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, तमिलनाडु और तमाम अलग अलग राज्यों से डॉक्टर शामिल हैं, जो लगातार देश में ऑक्सीजन की कमी और जरूरी दवाओं का आवंटन करेगी। एएनबी के लिए अदिति विश्वकर्मा की रिपोर्ट। देश में कोरोना महामारी ने अपनी रफ्तार कम नहीं की है। दरअसल पूरे देश में कोरोना महामारी का प्रकोप जो है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। कई जगह पे लॉकडाउन लगा दिया गया है, कई जगह पे साप्ताहिक लॉकडाउन लगाया गया है और कहीं नाइट कर्फ्यू। वहीं अब कोरोना महामारी इस कदर है कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। दरअसल अस्पताल में भी बेड पर जगह नहीं मिल रही है, मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य में वर्तमान में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर ध्यान देते हुए शादी, ब्याह और दशगात्र के कार्यक्रम में 10-10 लोगों को ही शामिल किया जाएगा। सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ये सुनिश्चित करें कि इनमें निर्धारित संख्या से अधिक लोग शामिल ना हो। उन्होंने इसके लिए सभी कलेक्टरों और एसपी को अपने अपने जिले में होने वाले इन कार्यक्रमों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ऐसे कार्यक्रमों में कोविड अनुकूल व्यवहार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। बता दें कि अगर इसी तरह कोरोना की रफ्तार तेज रही तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में संपूर्ण लॉकडाउन भी हो सकता है। कैमरामैन हरपाल के साथ सुमन पाल की रिपोर्ट। कोरोना काल के दौरान एक तरफ महाराष्ट्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था कर किसी भी तरह से कोरोना की रफ्तार को रोका जाए, वही जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में देखा जा रहा है कि शिवसेना और बीजेपी आज आमने सामने देखी गई, वो कहीं न कहीं बेहद शर्मनाक है। ऐसे में उपस्थित है मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन के बाहर, जहां अब से थोड़ी देर में अंबोली पुलिस स्टेशन के अंदर यहाँ के स्थानिक विधायिका भारती लवेकर और स्थानिक नगर सेविका पाटिल मैडम गई हैं। उनकी शिकायत है कि उनके साथ कुछ शिवसैनिकों ने अभद्र व्यवहार किया, उनके साथ मारपीट की। हालांकि ये मामला कितना संज्ञान में लिया जाएगा ये देखने वाली बात है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार तस्वीरें आप देख लेंगे कि मुंबई पुलिस लगातार यहाँ इकट्ठा हुए तमाम शिव सैनिकों को और बीजेपी के लोगों को दूर भगा रही है। लिहाजन कोरोना काल है, मुंबई पुलिस लगातार मुस्तैद है, चाहती है कि भीड़ न हो। हालांकि मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी क्या शिव सैनिकों के ऊपर कार्रवाई होती है नहीं। लिहाजन ये भी देखा जा रहा है कि ये पूरा मामला कहीं न कहीं महिलाओं से जुड़ा हुआ है। मुंबई में इस तरह की अगर घटनाएं होती है तो जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस एक्शन में होती है और तुरंत कार्रवाई करती है, लेकिन इस बार फिर से एक बार महिला के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है। इसको लेकर तमाम महिला संगठन जो है और यहाँ की विधायिका इस पुलिस स्टेशन के अंदर गई हुई है। उनका ये मांग है कि मुंबई पुलिस पूरे मामले में संज्ञानता ले और गंभीरता से इनके ऊपर जो है आरोप लगाते हुए इनको गिरफ्तार करे। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या इनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं। लेकिन जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है इसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से शिवसैनिक और बीजेपी के द्वारा एक साथ धक्का मुक्की हो रहा है और ये पूरा मामला कहीं न कहीं वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लगातार जिस तरह से आज वैक्सीनेशन सेंटरों पर
भीड़ देखी जा रही थी, लोगों में हो रहा है कि शिवसैनिक जो है वैक्सीनेशन का काम करवा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हम वैक्सीनेशन का काम करवा रहे हैं। ऐसे में ये होड़ जो है कहीं न कहीं शिवसैनिक को बीजेपी को आमने सामने खड़ा कर दिया है। किस तरह से मुंबई पुलिस उनकी मदद करे, इसकी जानकारी देने के लिए सहायक पुलिस आयुक्त हमारे साथ है। सर, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ आपकी तरफ से मदद की जा रही है, उनकी बताइए। आज एक वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू था शाहजराज स्टेडियम में, और वहाँ पर बहुत भीड़ हुई थी, और उस जगह पे दोनों पक्ष जो आपने बोला है उनके कार्यकर्ताओं में थोड़ी नोकझोंक हुई। उस बारे में दोनों ने भी यहाँ कंप्लेंट्स दी है। उस कंप्लेंट्स के अनुसार मेडिकल वगैरह जांच के लिए भेजा गया है, और वहाँ से आने के बाद जो भी कानूनन कार्रवाई है दोनों के रिपोर्ट्स के ऊपर जो दोनों पार्टियों ने दी है, हम कानूनन कार्रवाई करने वाले हैं। अब तक अंबोली पुलिस द्वारा किस तरह की कार्रवाई की है, किस तरह की उनको आश्वासन दिया गया है, क्या आपके आश्वासन तो आश्वस्त हैं? पुलिस आश्वासन नहीं देती है। यहाँ पर सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि रिपोर्ट लेना, जो भी नियम के अनुसार किसी के जो भी ग्रीवेंसेस है, तकरार है, उनकी जो भी उसके एक आधी चीज़ के बारे में उनको अगर कुछ कहना है तो लिखित रूप से हमने लिया है, और उसके ऊपर जो उन्होंने तकरार दी है उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई करना हमारा काम है, और हम कर रहे हैं। क्या दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है या शिकायत दी है? यस, दोनों ने भी अपनी अपनी तकरारें दी है, उसके हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। जाहिर तौर पर सहायक पुलिस आयुक्त का कहना है कि दोनों पक्ष ने अपनी अपनी शिकायत दी, और शिकायत के बाद फिलहाल मेडिकल किया जाएगा, उसमें जो कुछ भी सामने बातें आएगी उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सुष्का सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। धर्म नगरी अयोध्या में बढ़ते कोरोना को देखते हुए अयोध्या के एसएसपी अरविंद कुमार चतुर्वेदी द्वारा सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक किया गया। लाउड स्पीकर के माध्यम से बताया गया कि जिस तरीके से संक्रमण से खतरा बना हुआ है और लोगों की दिन दिन मौत होती जा रही है, उसको देखते हुए लोगों को 3 मंत्र दिए गए। SMS, इसका मतलब हुआ कि सोशल डिस्टेंसिंग, M से मास्क और S से सैनिटाइजर, कि अगर अपने जीवन को सुरक्षित के सभी निवासियों से अपील करता हूं कि किसी भी अफवाह के चक्कर में न पड़ें। जिला प्रशासन द्वारा जो इस समय प्रयास किया जा रहा है कि हम घर घर तक पहुँचें, जो लक्षण युक्त व्यक्ति है उसको किट दें, उसको सलाह दें कि दवा खाए, होम क्वारंटीन करे, स्वयं को साफ सुथरा रखे, सुरक्षित रखे, मास्क पहने। इसके लिए हम बराबर उनको संवेदनशील कर रहे हैं। ऐसी कोई भी योजना नहीं है कि जो लक्षण युक्त व्यक्ति होगा या कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट में आएगा उसको अस्पताल में जबरन भर्ती कराया जाएगा, बल्कि जब उसे आवश्यकता होगी, जब उसे वास्तव में आवश्यकता होगी, तभी उसे अस्पताल में भर्ती कराने का निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए पुलिस टीम्स लगातार काम कर रही हैं, आपसे अनुरोध कर रही हैं। एक बार पुनः आपसे अपील करता हूं कि हमारे इस अभियान में योगदान दें और सहयोग करें और स्वयं सुरक्षित रहें। करना है तो ये 3 पहलुओं को अपनाना बहुत ही आवश्यक है। और जिस तरीके से जिला प्रशासन का कहना है कि जो अफवाहें कोरोना को लेकर के फैलाई जा रही हैं उससे भ्रमित न हो, तमाम चीजों को लोगों को जागरूक करते हुए अरविंद चतुर्वेदी जो अयोध्या के एसएसपी हैं वो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और धर्मनगरी अयोध्या में कोविड कोरोना केस को रोक लगाने के लिए तमाम प्रकार के पहलों को अपनाया जा रहा है। जिस तरीके से चाहे मंडी हो या किसी भी दुकान हो, उसको रोस्टर के गाइडलाइंस के मुताबिक खोली जा रही है, और लोगों से अपील की जा रही है कि अगर आवश्यक काम हो तभी घर से बाहर निकलें, नहीं तो तत्काल रूप से पुलिस प्रशासन उसके ऊपर कार्यवाही करेगा। वीडियो पर्सन मोहित के साथ गौरव मिश्रा, एनबी न्यूज चैनल। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने भी गांवों को लेकर भी अपनी व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज बिना किसी प्रोटोकॉल के अमेठी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची, जहां पर उन्होंने अमेठी के मुख्यालय गौरीगंज स्थित जिला अस्पताल मुख्यालय में जो है कोविड सेंटर पर जो है उन्होंने डीएम और मुख्य शिक्षा अधिकारी के साथ जो है कोविड पर बैठक की, और जो भी वहाँ पे सुविधाएं हैं उनके बारे में उन्होंने चर्चा किया। किसी भी मरीज को बिना इलाज के वापस ना किया जाए, ऐसा उन्होंने दिशा निर्देश किया। उसके बाद उन्होंने जामो के स्थित भवन शाहपुर गांव में जो है एक जो आरएसएस के जिला कार्यवाह थे इंद्रजीत सिंह थे, उनकी पत्नी की असामयिक मृत्यु हो गई थी, वहां पे गई। और उसके बाद अमेठी बूथ के 118 नंबर बूथ पर जो है जगदीश अग्रहरी थे की असमय मृत्यु हो गई थी, जो कि वहां के बूथ अध्यक्ष भी थे भाजपा के, और कदम से कदम मिलाकर भाजपा के में कार्य भी किया है उन्होंने। ऐसे में उनके यहाँ भी गई। इस प्रकार से स्मृति ईरानी अपने
जो एक दिवसीय उनका अमेठी का दौरा बिना प्रोटोकॉल का था। उन्होंने अमेठी में जो भी असमय मृत्यु हुई थी, कोरोना के कारण जिनकी मौत हुई थी, उनके घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। ऐसे में स्मृति ईरानी का अपने बीच पाकर उन लोगों का दुख और दर्द जो है कुछ हल्का हुआ। ऐसे में कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी लगातार अपनों के बीच अमेठी आती रहती हैं, जिससे अमेठी वासियों को कहीं ना कहीं एक तरह से संवेदनाएं और ताकत मिलती रहती है। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज, अमेठी। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है तो वहीं बीड़ इलाके के हालात काफ़ी खराब हो चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार उसे सुधारने के लिए जिला प्रशासन के साथ भरचूक कोशिश कर रही है और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर और पुलिस के विवाद के बाद हालात काफ़ी खराब हो चुके थे और यही वजह है कि जिला प्रशासन ने अन्य अधिकारियों के साथ संपर्क करते हुए पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। आने जाने वालों के ऊपर नजर रखी जा रही है। आई कार्ड से लेकर ई-पास तक चेक किए जा रहे हैं क्योंकि बीड़ इलाके में मरने वालों का आंकड़ा और कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या में एक सप्ताह से लगातार इजाफा देखा जा रहा है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार वहां पर सख्त कानून के तहत कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ना चाहती है। ANB न्यूज के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। कोविड-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ www.cowin.gov.in/home ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੰਬਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।